हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के पहले मॉक टेस्ट पर। यह मॉक टेस्ट बहुत ही उपयोगी आपके लिए साबित हो सकता है अगर आप आगामी परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। यह सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र का भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पहला मॉक टेस्ट है। आप दीजिए और अपना मूल्यांकन कीजिए कि आप कितने तैयार हैं आगामी परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? यह आपको बताना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1772, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1774 और रेगुलेटिंग एक्ट 1784। यह आपको बताना है इसमें से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। आपने अपना सही उत्तर चुन लिया होगा, तो मैं बताता हूँ इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न है हमारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया था? यह आपको बताना है। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था उसके तहत गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया था। उस परिषद का जो कार्यकाल है वह कितने वर्ष रखा गया था, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 3 वर्ष। तो आपने सही उत्तर अपना चुन लिया होगा। मैं बताता हूँ इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4 वर्ष। उसका कार्यकाल जो है वह 4 वर्ष के लिए रखा गया था या निश्चित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का सदस्य नहीं था? यह आपको बताना है। जो यह कार्यकारी परिषद बनी थी जिसका समय 4 वर्ष रखा गया था, उसका कौन इसका सदस्य नहीं था, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है फ्रांसिस, दूसरा ऑप्शन है क्लेवरिंग, तीसरा ऑप्शन है जॉनसन और चौथा ऑप्शन है बॉरवेल। तो इसका सही आंसर जो है वह जॉनसन है। जॉनसन इसके सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों इसके सदस्य थे। फ्रांसिस भी इसके सदस्य थे, क्लेवरिंग भी इसके सदस्य थे और बॉरवेल भी इसके सदस्य थे। तो इस प्रकार हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1974 ईस्वी में स्थापित उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थे? यह आपको बताना है। 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत 1974 में एक उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में बनाया गया था। उसके मुख्य न्यायाधीश आपको बताने हैं। एक है, पहला ऑप्शन है चैम्बर्स, दूसरा ऑप्शन है लीमेंस्टर, तीसरा ऑप्शन है इम्पे और चौथा ऑप्शन है हाइड। तो जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे वह आप सोच लिए होंगे। इसका सही उत्तर है इम्पे। इम्पे जो हैं वह मुख्य न्यायाधीश थे तथा अन्य न्यायाधीशों में चैम्बर्स थे, लीमेंस्टर थे और हाइड थे। यह अन्य न्यायाधीश थे लेकिन मुख्य न्यायाधीश इम्पे थे। इनका पूरा नाम एलिजा इम्पे था। अगला प्रश्न है हमारा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह आपको बताना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, पहला ऑप्शन है 1784, दूसरा ऑप्शन है 1884, तीसरा ऑप्शन है 1793, चौथा ऑप्शन है 1813। तो इसका सही उत्तर जो है वह आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है 1784। 1784 के अंतर्गत पिट्स इंडिया एक्ट आया था जिसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देना सुनिश्चित हुआ था? यह आपको बताना है। जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे और कर्मचारी थे उनका जो वेतन दिया जाता था वह भारतीय राजस्व से, यह सुनिश्चित किस अधिनियम के तहत किया गया, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1781
का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1784 का अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है 1793 का अधिनियम और अंतिम ऑप्शन है 1794 का अधिनियम। तो आपने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर है 1793 का अधिनियम। 1793 के अधिनियम के तहत ही जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारी हैं उनका जो वेतन है वह भारतीय राजस्व से देने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया, यह आपको बताना है। इसमें से पहला ऑप्शन है 1784 ईस्वी का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1793 ईस्वी का अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है 1713 ईस्वी का अधिनियम और अंतिम ऑप्शन है 1833 का अधिनियम। तो आपने सोच लिया होगा अपना उत्तर। इसका जो सही उत्तर है वह है 1813 ईस्वी का अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा पर पहली बार प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के तहत भारत के साथ व्यापार करने का कंपनी का एकाधिकार जो है वह समाप्त कर दिया गया था, कि अब आप भारत के साथ सिर्फ आप ही व्यापार नहीं करेंगे और भी यूरोप के जो लोग हैं वह भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं, इसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इससे पूर्व कंपनी ही सिर्फ भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, यूरोप के अन्य लोग भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। तो पहला ऑप्शन है इसका 1813 ईस्वी का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है इसका 1793 ईस्वी का अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है इसका 1784 ईस्वी का अधिनियम और अंतिम ऑप्शन है 1773 ईस्वी का अधिनियम। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है 1813 ईस्वी का अधिनियम। 1813 ईस्वी के अधिनियम में क्या किया गया था कि जो कंपनी है इसके भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, जबकि चाय और चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए फिर से कंपनी को दे दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के तहत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होने लगा? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसका उत्तर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1813 ईस्वी का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1833 ईस्वी का अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है 1853 ईस्वी का अधिनियम और अंतिम ऑप्शन है 1854 ईस्वी का अधिनियम। तो आपने अपना सही उत्तर चुन लिया होगा। इसका सही उत्तर है 1853 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया कि अब जो कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति होगी वह प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर कराई जाएगी। यह निर्णय लिया गया 1853 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वह 1858 ईस्वी के अधिनियम के संदर्भ में गलत है, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया, दूसरा ऑप्शन है 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन हुआ, तीसरा ऑप्शन है भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हुआ और चौथा ऑप्शन है मुगल सम्राट का पद समाप्त नहीं किया गया। इसमें से कौन सा गलत है यह आपको बताना है। तो आपने सोच लिया होगा अपना उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुगल सम्राट का पद जो है वह समाप्त कर दिया गया था, जबकि यहाँ लिखा है समाप्त नहीं किया गया। देखिए 1858 से पहले 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति हुई थी। इसी क्रांति के उपरांत यह अधिनियम आया था 1858 का, जिसमें यह सारे प्रावधान किए गए थे, जिसमें मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया था और अब भारतीय मामले सीधे ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गए थे और 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन हुआ था और शासन जो है वह ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। इतने सारे परिवर्तन किए गए थे आपके 1858 के अधिनियम में। ये प्रमुख परिवर्तन थे, और भी परिवर्तन किए गए थे लेकिन इनमें से ये भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया था, यह आपको बताना है। जो अभी ऊपर बने थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था यह बताना है। पहला ऑप्शन है इसका
पहला ऑप्शन है 1813 ईस्वी का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1833 ईस्वी का अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1853 ईस्वी का अधिनियम और अंतिम ऑप्शन है 1858 ईस्वी का अधिनियम। तो आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है 1858 का अधिनियम। जबकि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब बनाए गए थे अगर पूछा जाए तो इसका जो सही उत्तर है वह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने का उपबंध किया गया? अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया, यह आपको बताना है। अयोग्य नहीं ठहराना है, अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, ऐसा किस अधिनियम के तहत किया गया था? पहला ऑप्शन है इसमें 1813 ईस्वी का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1793 ईस्वी का अधिनियम और तीसरा ऑप्शन है हमारा 1853 ईस्वी का अधिनियम और चौथा ऑप्शन है हमारा 1833 ईस्वी का अधिनियम। तो इसका जो सही उत्तर है वह आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है 1833 ईस्वी का अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। कंपनी के अधीन जितने भी पद होंगे उनको यही हमारा आधार बना था 1800 मतलब कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य, कि हमारे साथ धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश और रंग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। जैसा अंग्रेज़ों के साथ व्यवहार किया जाता है वैसा ही भारतीयों के साथ भी किया जाए। इसका आधार जो है वह 1833 ईस्वी का अधिनियम बना था। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया? यह आपको बताना है। जो कंपनी के राजनीतिक कार्य थे और व्यापारिक कार्य थे उनका पृथक्करण कर दिया गया था। तो पहला ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, दूसरा ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तीसरा ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1813 और अंतिम ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1786। तो इसका जो सही उत्तर है वह सही उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसी के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी। एक राजनीतिक मामलों को देखता था और दूसरा व्यापारिक मामलों को देखता था। इस प्रकार कंपनी के जो अधिनियम, कंपनी के राजनीतिक कार्यों का पृथक्करण, राजनीतिक तथा व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। अगला शब्द है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1861 ईस्वी के अधिनियम की नहीं है? यह आपको बताना है। 1861 में एक अधिनियम आया था, उनकी विशेषताएं नीचे दी गई हैं। इनमें से कौन सी नहीं है यह आपको पता करना है। पहली है कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, दूसरा है विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया, तीसरा है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और अंतिम है कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। इसमें से कौन सा अधिनियम की विशेषता नहीं है यह आपको बताना है। तो आपने सोच लिया होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया था, जबकि यहाँ लिखा है नहीं किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया? यह आपको बताना है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको औपचारिक रूप से किस वर्ष भंग किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1873 ईस्वी का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1873 ईस्वी में भंग किया गया था, या फिर 1884 में, या फिर 1861 में, या फिर 1858 में। तो इसका जो सही उत्तर है आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है 1884 का अधिनियम। 1884 का अधिनियम नहीं है, ये 1884 में भंग कर दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? यह आपको बताना है। आप निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं और भारतीयों से उपहार नहीं ले सकते हैं। पहला ऑप्शन है
1786 ईस्वी का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1793 का अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है 1774 का अधिनियम और अंतिम ऑप्शन है 1773 का अधिनियम। तो इसका जो सही उत्तर है, आपने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या अधिनियम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाया गया, यह आपको बताना है। पहले भारत के गवर्नर जनरल नहीं होते थे, यह एक अधिनियम के तहत बनाया गया था, 1833 का अधिनियम। यह बताना है आपको इसमें से कौन था पहला भारत का गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो सही उत्तर है, आपने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे। यहाँ पर प्रथम गवर्नर जनरल और यहाँ पर अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका जो विकल्प है वह लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये एक ही साथ होगा, और मैकाले। इसको आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर बेंटिंग नहीं है, यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसी के साथ हैं, ऑप्शन सी के साथ। तो आपने सोच लिया होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। अब आपको यह बताना है कि यह किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे, प्रथम वायसराय या फिर प्रथम वायसराय किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था, यह आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें से भारत परिषद अधिनियम 1876, दूसरा ऑप्शन है इसमें भारत परिषद अधिनियम 1892, तीसरा ऑप्शन है इसमें भारत परिषद अधिनियम 1873 और अंतिम ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसका सही उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके तहत क्या किया गया था, जो कार्यकारिणी थी गवर्नर जनरल की, उससे प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को मिल गया था। अगला प्रश्न है हमारा, 15 सदस्यीय परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, यह आपको बताना है। गवर्नर जनरल की जो है वह 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, वह किस अधिनियम के तहत किया गया था। पहला ऑप्शन है 1833 ईस्वी का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1861 ईस्वी का अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है 1873 ईस्वी का अधिनियम और अंतिम ऑप्शन है 1858 ईस्वी का अधिनियम। तो इसका जो सही उत्तर है वह आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है 1858 ईस्वी का अधिनियम। इसके तहत 15 सदस्य भारतीय परिषद 15 सदस्यीय कर लीजिएगा, यहाँ सदस्यीय है, सदस्य नहीं है, सदस्यीय है। तो 15 सदस्यीय परिषद का, भारतीय परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, 1858 ईस्वी का अधिनियम जो था उसके तहत। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम भारत में किस अधिनियम के तहत चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, यह आपको बताना है। चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत हुई वह किस अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में की गई। पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1892, दूसरा ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1909, तीसरा ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1858 और अंतिम ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1873। तो आपको सही उत्तर चुनना है। आपने चुन लिया होगा अपना उत्तर। इसका सही उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1892। इस अधिनियम के तहत पहली बार चुनाव प्रणाली भारत में लागू हुई। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, दूसरा ऑप्शन है मार्लेमेंटो सुधार, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले सुधार और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा। इसका सही उत्तर है मार्लेमेंटो सुधार। उस समय
लॉर्ड मिंटो थे वह भारत के गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे, और जबकि मार्ले भारत सचिव थे भारत के, वह ब्रिटेन में थे। इसीलिए इस जो सुधार यह अधिनियम जो आया था 1909 में, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनमें से किसे कहा जाता है? तो आपने सोच लिया होगा अपना सही उत्तर। इसका सही उत्तर है लॉर्ड मिंटो। सबसे पहले 1909 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया, और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, इसलिए इन्हीं को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, यह आपको बताना है। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष किसकी प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, यह बताना है। पहला ऑप्शन है हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन है कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है मैकाले, और अंतिम ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो। तो आपने सोच लिया होगा अपना उत्तर। इसका सही उत्तर है मैकाले। मैकाले की अध्यक्षता में ही प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में सही नहीं है, यह आपको बताना है। एक अधिनियम है यह जो 1909 का, उसके संदर्भ में सही नहीं है, यह बताना है। पहला ऑप्शन है मुस्लिम समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया, दूसरा ऑप्शन है भारतीयों की भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई, तीसरा ऑप्शन है प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई, और अंतिम ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी को प्रथम विधि सदस्य बनाया गया। इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। आपने सोच लिया होगा अपना उत्तर। इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी को प्रथम विधि सदस्य बनाया गया। यह जो है गलत है, बाकी ऊपर के तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने तथा मत देने का अधिकार, यह आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, मत देने का अधिकार भारतीयों को मिला। पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1909, दूसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, तीसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1892, और अंतिम ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1909। इसके तहत क्या दिया गया? वाद विवाद करने की अनुमति दे दी गई, सार्वजनिक हितों के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने तथा पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार दिया गया। अब तक भारतीयों को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा, कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य किसे चुना गया? गवर्नर जनरल की जो कार्यपालिका परिषद थी उसमें प्रथम भारतीय सदस्य किसे चुना गया? पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तीसरा है सच्चिदानंद सिन्हा, और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य चुना गया था। अगला प्रश्न है हमारा, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? यह आपको बताना है। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। पहला ऑप्शन है 1919 का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1861 का अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है 1853 ईस्वी का अधिनियम, और अंतिम ऑप्शन है 1833 ईस्वी का अधिनियम। तो आपने सोच लिया होगा अपना सही उत्तर। इसका सही उत्तर है 1833 ईस्वी का अधिनियम। अब आपसे प्रश्न यह है कि किस अधिनियम के तहत जो कंपनी के व्यापार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया गया था, यह आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत शासन अधिनियम 1833 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, दूसरा ऑप्शन है कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तीसरा ऑप्शन है
मुंबई तथा मद्रास की परिषदों में की विधि निर्माण शक्ति को वापस ले लिया गया। और चौथा ऑप्शन है भारतीय कानूनों का एकीकरण किया गया। इसमें से कौन सा असत्य है यह आपको बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। भारतीय कानूनों का एकीकरण नहीं किया गया था बल्कि उनका पृथक्करण किया गया था। पृथक्करण, भारतीय कानूनों का पृथक्करण किया गया था, एकीकरण नहीं किया गया था। ये ऑप्शन असत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड इरविन सुधार और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले सुधार। तो आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब आपसे हमारा एक प्रश्न है कि यह 1919 का अधिनियम है, तो आप यह बताइए कि 1909 का जो अधिनियम था उसे किस नाम से जाना जाता था या किस सुधार के नाम से जाना जाता था, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, यह आपको बताना है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, वह 1909 ईस्वी का अधिनियम, 1935 ईस्वी का अधिनियम, 1932 ईस्वी का अधिनियम और 1919 ईस्वी का अधिनियम। तो इसका सही उत्तर आपने सोच लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, 1919 का अधिनियम। इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः कितने वर्ष का होता था, यह आपको बताना है। केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष होता था, यह आपको बताना है, क्रमशः बताना है। सबसे पहले क्या बताना है, केंद्रीय विधानसभा का, फिर बताना है राज्य परिषद का, इसी क्रम में बताना है आपको। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष तथा 3 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष तथा 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष तथा 4 वर्ष और अंतिम ऑप्शन है 4 वर्ष तथा 5 वर्ष। तो आपने सोच लिया होगा अपना सही उत्तर। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, 3 वर्ष तथा 5 वर्ष। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष और राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी, यह आपको बताना है। प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी वह किस अधिनियम के तहत की गई थी। पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1909, दूसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, तीसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935 और अंतिम ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1861। तो आपने अपना सही उत्तर चुन लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है भारत शासन अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यह बात आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है राज्य परिषद एवं केंद्रीय विधानसभा की स्थापना की गई, दूसरा ऑप्शन है राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी और अंतिम ऑप्शन है दोनों सदनों के समान अधिकार थे। इनमें से आपको बताना है असत्य कौन सा है। तो आपने सोच लिया होगा अपना विकल्प। तो इसका जो असत्य विकल्प है वह है दोनों सदनों के समान अधिकार थे। यह गलत है, बाकी तीनों सही हैं। दोनों सदनों के अधिकार समान नहीं थे। इसमें जो केंद्रीय विधानसभा थी उसको बजट पर मत देने का अधिकार था, जबकि राज्य परिषद को नहीं था। अन्य अधिकार दोनों को समान रूप से दिए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है हमारा, ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, यह आपको बताना है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन वर्ष 1925 में, वर्ष 1926 में, वर्ष 1927 में, वर्ष 1924 में। तो आपने अपना सही आंसर चुन लिया होगा। इसका सही जो उत्तर है वह है ऑप्शन बी, वर्ष 1926 में। अगला प्रश्न है हमारा, यह आपसे प्रश्न है हमारा कि किस अधिनियम के तहत
यह सिफारिश की थी ली आयोग ने कि एक लोक सेवा आयोग या सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। वह किस अधिनियम के तहत ली आयोग ने की थी, जिसका गठन 1926 में हुआ था। यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखता हूँ कितने लोग बताते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 1919 का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है 1935 का अधिनियम और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपने सही उत्तर चुन लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है 1919 का अधिनियम। अब आपसे मेरा प्रश्न यह है कि सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत जो है वह पृथक निर्वाचन सिद्धांत को लागू किया गया था, वह आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। देखता हूँ कितने लोग बताते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1919 ईस्वी के अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। इनमें से एक कथन सत्य है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया। दूसरा ऑप्शन है महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तीसरा ऑप्शन है पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। और अंतिम ऑप्शन है उपयुक्त कथनों में से सभी कथन सही हैं। तो आपको बताना है। आपने सोच लिया होगा अपना उत्तर। मैं बताता हूँ इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है उपयुक्त कथनों में से सभी सही हैं। जी हाँ, प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया था, महिलाओं को प्रथम बार वोट देने का अधिकार दिया गया था और पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। यह तीनों ही काम 1919 के अधिनियम के तहत किए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था, यह आपको बताना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1947, तीसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1909 और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपने सोच लिया होगा अपना उत्तर। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया है, यह आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। देखता हूँ कितने लोग बताते हैं इसका उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में कुल कितनी अनुसूचियाँ तथा अनुच्छेद क्रमशः थे, यह आपको बताना है। 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें कितनी अनुसूचियाँ और अनुच्छेद थे। पहला ऑप्शन है 9 अनुसूचियाँ, एक 320 अनुच्छेद। दूसरा ऑप्शन है 10 अनुसूचियाँ, 321 अनुच्छेद। तीसरा ऑप्शन है 10 अनुसूचियाँ, 322 अनुच्छेद और अंतिम ऑप्शन है 9 अनुसूचियाँ, 321 अनुच्छेद। तो आपने अपना सही उत्तर चुन लिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 अनुसूचियाँ और 321 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ बनाए जाने की योजना लाई गई। अखिल भारतीय स्तर पर एक संघ बनाने की योजना लाई गई थी, वह किस अधिनियम के तहत लाई गई थी, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1919 के अधिनियम के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 1909 के अधिनियम के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है 1919 के अधिनियम के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है 1935 के अधिनियम के द्वारा और अंतिम ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम द्वारा लाई गई थी योजना एक भारतीय संघ बनाने की। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई, यह आपको बताना है। केंद्र में द्वैध शासन अभी तक प्रांतों में लागू था, लेकिन अब केंद्र में भी लागू कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। पहला ऑप्शन है 1935 का अधिनियम। दूसरा ऑप्शन है 1919 का अधिनियम। तीसरा ऑप्शन है 1909 का अधिनियम और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपने सोच लिया होगा अपना उत्तर। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, 1935 का अधिनियम।
अगला प्रश्न है हमारा 1935 ईस्वी के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। कथन जो है वह असत्य है। पहला है वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। दूसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तीसरा ऑप्शन है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था बनी रही। और अंतिम ऑप्शन है इसके द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया। इनमें से कौन सा विकल्प असत्य है, यह आपको बताना है। तो आपने सोच लिया होगा अपना उत्तर। इसका सही उत्तर है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था बनी रही। यह ऑप्शन गलत है। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी 1935 के शासन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा दलित जातियों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किस अधिनियम के तहत किया गया, यह आपको बताना है। सॉरी साथियों, पहला ऑप्शन है 1909 का अधिनियम। दूसरा ऑप्शन है 1919 का अधिनियम। तीसरा ऑप्शन है 1935 का अधिनियम। और अंतिम ऑप्शन है 1947 का अधिनियम। तो आपने सोच लिया होगा अपना उत्तर। इसका सही उत्तर है 1935 का अधिनियम। आपको याद होगा कि 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे। इन्हीं गोलमेज सम्मेलनों में यह निर्णय लिया गया था, दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कम्युनल अवार्ड दिया गया था। यह उसके बाद ही अधिनियम आया था 1935 का अधिनियम। इसलिए इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया था, दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दिया गया था। अब अगला प्रश्न है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी में कुल कितनी धाराएं थीं, यह आपको बताना है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू आया था। इसमें कुल कितनी धाराएं थीं? 19 धाराएं, 22 धाराएं, 21 धाराएं, 20 धाराएं। तो इसका जो सही विकल्प है वह आपने सोच लिया होगा। इसका सही विकल्प, यह लहराएं हटा दीजिएगा, यहाँ पर धाराएं हैं वो गलती से टाइप हो गया है। तो इसमें से जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन डी है, 20 धाराएं थीं। अगला प्रश्न है हमारा ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी किस तिथि को स्वीकृत किया गया, यह आपको तिथि बतानी है। किस तिथि को स्वीकृत किया गया? 15 जुलाई 1947, 16 जुलाई 1947, 17 जुलाई 1947 और 18 जुलाई 1947। तो इसका जो सही विकल्प है वह आपने सोच लिया होगा। इसका सही विकल्प है 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृत किया या अनुमोदित किया। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। इसका जो विकल्प दिए गए हैं वह 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। दूसरा ऑप्शन है भारतीय मंत्री का पद समाप्त कर दिए जाएंगे, भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। और अंतिम ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। इसमें से कौन सा ऑप्शन असत्य है, यह आपको बताना है। आपने सोच लिया होगा अपना उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि यह कहा गया था कि जब तक संविधान सभा का निर्माण नहीं हो जाता तब तक भारत का शासन इसी अधिनियम के तहत चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 1935 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, यह आपको बताना है। क्या हुआ था? इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है। तीसरा ऑप्शन है इसके द्वारा दिया स्तर को समाप्त किया गया। सॉरी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इसके द्वारा, इसको हटा दीजिएगा आप। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, यह आपको बताना है। इनमें से कौन सा सही है, ये ऑप्शन आप हटा दीजिएगा। ये अधूरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे भी। तो इसमें से जो सही उत्तर है आपका वह ऑप्शन डी है,
यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा 48 प्रश्न है नंबर का। यह 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ की अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी, यह आपको बताना है। संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या फिर प्रांतीय गवर्नर को। अवशेष शक्तियाँ जो दी गई थी वह किसको दी गई थी? तो 1935 के अधिनियम द्वारा अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी, आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है गवर्नर जनरल को। अवशेष शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा 1935 ईस्वी के अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। एक कथन है जो सत्य नहीं है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। भारतीय संघ की स्थापना की गई, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है संघीय पालिका की स्थापना की गई। तीसरा ऑप्शन है केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। और अंतिम ऑप्शन है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं दी गई। मतलब इससे जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वह नहीं दी गई है। यह सत्य है या असत्य है, यह आपको बताना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन असत्य है? तो इसका सही ऑप्शन आपने चुन लिया होगा। इसका सही ऑप्शन है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं दी गई है। यह नहीं है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसी अधिनियम के तहत प्राप्त है। अगला प्रश्न है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, यह आपको बताना है। जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोरिस गोयर थे। 6 अक्टूबर 1937, 4 अक्टूबर 1937, 2 अक्टूबर 1937 और अंतिम ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1937। तो आपने सोच लिया होगा सही विकल्प क्या है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, 1 अक्टूबर 1937 को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। साथियों, यह था हमारा इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला मॉक टेस्ट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको अच्छा लगा है, ताकि मैं इसी तरीके के और भी मॉक टेस्ट आपके लिए बना सकूं। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए। और आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हैं। यह सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप अगर नहीं आते हैं तो आप अब आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए इन्हें अवश्य तैयार कर लीजिएगा और अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। और साथियों, अगर क्लास अच्छी लग रही हैं आपको इस तरीके के मॉक टेस्ट, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि हम और भी इसी तरीके के मॉक टेस्ट आपके लिए बना सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।